हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। हाल ही में कई मुल्कों ने फ़िलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर मान्यता दी है, तस्लीम किया है। इनमें से अक्सर मुल्क वो हैं जो अब तक इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। लेकिन फ़िलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करने वाले कुछ ऐसे भी मुल्क हो सकते हैं जो हकीकत में फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। यहाँ कई अहम सवालात उठ रहे हैं, जैसे क्या इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों के बीच गहरे डिप्लोमेटिक इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और क्या हकीकत में गाज़ा में होने वाले ख़तरनाक कत्लेआम की वजह से दुनिया के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसे ही कई अहम सवालों का जवाब तलाश करने के लिए ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सौरभ कुमार शाही से तफसील से बात की है। सौरभ कुमार शाही का एनालिसिस बहुत अहम होता है और बहुत ही हकीकत पसंद भी, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के साथ हम आपको ईरान रेडियो हिंदी यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप इस लिंक के ज़रिए उनकी और वीडियो देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें हसन अब्बास और सौरभ कुमार शाही के दरमियान फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किए जाने के पीछे की कहानी के बारे में क्या बातचीत हुई है। तो फिलिस्तीन को अचानक रिकॉग्नाइज करने की एक लहर सी हम देखते हैं उठी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इस अहम टॉपिक पे बात करेंगे सौरभ कुमार शाही साहब से और देखेंगे कि इसके इंसाइट्स क्या हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अचानक ये सिलसिला अगर शुरू किया तो इसकी वजह क्या है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक वो इसमें सिंसियर हैं, या कोई राजनीतिक लक्ष्य तो नहीं इसके ज़रिए से साधने की कोशिश की जा रही है। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और हम यहीं से बात का आगाज़ करते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि कुछ महीनों से ये ख़बरें आ रही थी कि कुछ पश्चिमी देश फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने की बात कर रहे थे कि हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। उसके लिए फिर इसराइल की तरफ से कोई ना कोई एक धमकी भी आ जाती थी और कोई एक सख्त बयान भी आ जाता था। अब हम ये देख रहे हैं कि वो चीज़ ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से नज़र आ रही है। अब फ्रांस की तरफ से देखने में आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कनाडा की तरफ से। आप का क्या, आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे कि इस वक्त ये ममालिक क्या ऐलान कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मैं इसको दो हिस्से में बांटूं तो अव्वल तो ये है कि कोई भी रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। कि मतलब एक जो चीज़ आज से कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो आपने बहुत लेट करके किया, लेकिन हम उस आई थिंक एज अ डिप्लोमेटिक मैनूवर वो एक वेलकम स्टेप। अब आती है कि आपका मकसद क्या है, तो वहां पे चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैं जो भी देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, उनको दो हिस्सों में मैं बांटना चाहूंगा। कुछ तो वैसे देश हैं जहाँ पे कि लेफ्ट या लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी जो है वो सत्ता में है, और जाहिर है वो इसका सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि ये सही मौका है रिकॉग्नाइज करने का। जैसे स्पेन, जैसे पोर्टुगल है, जैसे बेल्जियम है, तो उनकी तो वो समझ में आती कि उन्होंने गुड फेथ में किया है। वो और वो कैसे नजर आता है? वो ऐसे नजर आता है कि वो सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ और भी आपको चहलकदमी वहां पे नजर आएगी कि आर्म्स को बैन कर रहे हैं। उनके लेबर यूनियंस जो है वो शिप्स पे आर्म्स डालने से मना कर रहे हैं। उनके मेयर्स जो हैं वो अपने अपने टाउन हॉल्स पे फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। यानी एक पूरा आपको नजर आएगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में मसला क्या है कि कलेक्टिव पनिशमेंट में अगर एक कंट्री भी उसमें मुकर जाता है तो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होता। तो ये अगर अपने तरफ से कोशिश कर भी रहे हैं तो चेक रिपब्लिक और हंगरी, ये दो जो हैं सबसे ज्यादा प्रो इजराइल वॉइसेस हैं, तो ये चूंकि नहीं मान रहे तो वो कलेक्टिव कोई उस तरह का कोई सैंक्शन या इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट से आपको नजर आता है कि आयरलैंड हो
बेल्जियम हो, पोर्टुगल हो, स्पेन हो, ये कम से कम 4-5 ऐसे देश हैं जो गुड फेथ में करते, यानी जिसको हम पर्शियन में बोलते हैं ना, देर आयत ब दुरुस्त आयत, वो दुरुस्त कम से कम उठाता है। फिर मैं दूसरे पाले में ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और ये ब्रिटेन और फ्रांस और इन देशों को रखता हूँ। अव्वल तो ये जो ममालिक हैं, इनका रोल है, ये जो इलीगल एंटिटी वेस्ट एशिया में आज कैंसर की तरफ फैली हुई है, उसको वजूद में लाने की जो पूरी की पूरी उसकी जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारी है, वो इन लोगों पे ठहरती है। ये इनका बहुत बड़ा रोल था। ये ना भूलें कि जिस तरह से इजराइल एक सेटलर कॉलोनियल आउटपोस्ट है, यानी ये जो नियो कॉलोनियल पावर हैं, इनका एक आउटपोस्ट है, तो इनका तो सबसे बड़ा उसमें रोल है। दूसरा ये कि जब ये अब रिकग्निशन दे रहे हैं, ये गुड फेथ में नहीं दे रहे हैं, ये मजबूरी में दे रहे हैं। दोनों में फर्क होता है। आपके घर मिठाई आई और मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने आधा डब्बा दे दिया, और आपके घर मिठाई आई और आप डायबिटिक हैं इसलिए आपने आधा डब्बा मुझे दे दिया। दोनों में फर्क है, दोनों में इंटेंशन का फर्क है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चूंकि ये जो 77 सालों से कत्ल गैरत हो रही है, और स्पेशली जो लास्ट 2 सालों में जो देखने को मिला है, उसमें जो इनका रोल है हथियार सप्लाई करने से, इंटेलिजेंस सप्लाई करने से, तमाम डिप्लोमेटिक कवर देने से, जिन तरीकों से वो इस कत्लेआम को अंजाम दे सकते थे, जिन तरीकों से वो इजराइल की मदद कर सकते थे, इन देशों ने की है। अब ये चाह रहे हैं कि रिकॉग्निशन दे के हम अपने इनके हाथों में, इनके आस्तीनों में जो खून लगा हुआ है, उसको धोने की ये एक नाकाम कोशिश है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टेप किसी मकसद से लिया गया हो, डिप्लोमेटिकली ये एक वेलकम स्टेप है कि इससे कम से कम ये तो हो ही रहा है कि इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। और एक जो डिप्लोमेसी के एरिना में, जो देखे अस्करी एरिना में जो चीज हो रही है, वो तो हो रही है, अपनी जगह है और वो इम्पोर्टेंट है। ये ना भूलें कि अगर ये 7 अक्टूबर ना होता तो ये रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलती। ये चीज जो है वो दुनिया जो है उसने वो इसको भुला दी। तो उस लिहाज से ये वेलकम स्टेप है कम से कम कि डिप्लोमेटिक एरिना में इजराइल और कॉर्नर हो रहा है और आइसोलेटेड हो रहा है। शाही साहब, बहुत सही पॉइंट आपने इशारा किया। एक चीज़ हम देखते हैं कि जो इजराइल की तरफ से इस पे रिएक्शन है नेतन्याहू की गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़ा सख्त है। अगर हम उस पर देखते हैं जो वर्डिंग्स हैं उसकी, वो बड़ी सख्त है। और वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि भाई ये तो आप टेररिज्म को इस्टेब्लिश करने का रास्ता खोल लें, कुछ इस तरह के बयान है नेतन्याहू की गवर्नमेंट के। उसके रिएक्शन पे वो बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग भी हुई जिसकी खबरें आई, और मीटिंग ये थी कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है, इसके रास्ते सोचे जाएंगे। इसमें कुछ मिनिस्टर्स को उन्होंने बाहर रखा, मीटिंग में नहीं आने दिया, तो उसमें बड़ा हंगामा भी हुआ। आप इस पार्ट पे क्या देखते हैं? ये रिएक्शन किस तरह का है, क्या क्या कर सकता है इजराइल? देखिए, रिएक्शन नी जर्क होगा। इस बात को ना भूलें कि जो मैं बार बार दोहराता हूं, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कम से कम पिछले 10 बार में हर बार ये बात बोली है कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इजरायली आवाम का एक रिप्रेजेंटेटिव, जो इजरायली गवर्नमेंट कर रही है ये उससे मुख्तलिफ नहीं है जो इजरायली आवाम सोचती है। तो जेनोसाइडल इजरायली आवाम है, इजरायली गवर्नमेंट उस बीमारी का एक सिम्टम है। अंदर आपके जिस्म में कुछ हुआ है तो फोड़ा आपको बाहर नजर आ रहा है। ये बार बार ये बात कहता है, इसको कभी ना भूलें। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इजराइल की है वो ऑन बोर्ड है, और नेतन्याहू गवर्नमेंट जो है उसको मान के एनेक्स करती है वेस्ट बैंक को, तो फिर ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि वो एनेक्सेशन को रोकने के लिए रिकॉग्निशन है, और अगर आपने एनेक्स कर लिया तो फिर वो रिकॉग्निशन जस्टिफाई हो जाएगी कि ये अपार्थाइड, फुल अपार्थाइड में चला गया। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने तो कह ही दिया कि अपार्थाइड जैसा ये अब इसमें कोई दोहराई नहीं है, लीगली भी उसने दे दिया। लेकिन चूंकि वो वर्डिक्ट एंट्रिम है, वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, गैर हतमी है, तो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता
तब तक वो आप मतलब उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज नहीं करते। तो ये जो रद्द अमल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेटेड उसका रद्द अमल है, और आप देखेंगे कि ये इनको एक साइकिल में फंसाएगा, यानी डिप्लोमेटिक एरिना में ये और साइकिल में फंसते जाए। एक और चीज यहाँ पे है, ये कल जो रद्द अमल आया है, उससे पहले भी 5-6 दिन पहले आपको याद होगा नेतन्याहू ने एक बयान दे दिया था कि हम स्पार्टा हो गए। जैसे हेलेनिक वॉर के टाइम में स्पार्टा की जो हालत थी, तो उसने वो कहा कि हम स्पार्टा जो है हो गए हैं, और उसके इस बयान पे 5 दिन तक शेयर मार्केट जो है वो नीचे गिरता रहा, और उसके बाद शेयर मार्केट वालों ने इसको कुछ डांट पाट पिलाई होगी, तो इसने फिर जो है वो कुछ वॉक बैक करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि उसको वो ये समझ नहीं रहा है कि स्थिति जो है विकराल होती जा रही है डिप्लोमेटिक एराना में, लेकिन उसको इस बात का पूरा इम्कान है कि ये जो सेक्युलर कॉलोनियल स्टेट हैं, ये अभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं साउथ अफ्रीका का, कि इसको याद रखें कि आखिर तक, बिल्कुल लास्ट तक साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड रेजीम को जिन देशों ने सपोर्ट किया, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और इजराइल थे। बिल्कुल आखिरी रात तक इन देशों ने अपने तरीके से सपोर्ट किया। तो अगर वो साउथ अफ्रीका को आखिरी रात तक सपोर्ट कर सकते हैं, तो इजराइल को तो तब तक सपोर्ट करेंगे। एक चीज, लेकिन फर्क ये है कि प्रेशर यूरोप में, अमेरिका में चले, वहां पे लोग जो इस बात पे सड़क पे नहीं आएंगे, लेकिन यूरोप में वो प्रेशर वहां की आवाम क्रिएट कर रही है। पता नहीं कल का वीडियो आपने वो देखा है कि नहीं, इटली का। इटली में एक प्रोटेस्ट बुलाई गई, वो प्रोटेस्ट खुद ब खुद बिना किसी लीडरशिप के 70 शहरों में वो प्रोटेस्ट अपने आप जो है वो जनरल स्ट्राइक में तब्दील हो गई। और जनरल स्ट्राइक में ऐसे तब्दील हुई कि कोई लीडर नहीं, कोई ये नहीं, वो अपने आप जनता ने अपनी तरफ से ये पूरा का पूरा कर दिया। और ये याद रखें कि इस समय इटली में लिटरल फासिस्ट गवर्नमेंट है। अगर वो वहां कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां पे लोग ये कर सकते हैं, अगर स्पेन में कर सकते हैं, अगर पोर्टुगल में कर सकते हैं, लंदन में भीड़ निकलती है तो 1 मिलियन की भीड़ निकलती है। तो ये जो प्रेशर ग्लोबल एग्जर्ट हो रहा है कि एनफ इज एनफ, लोगों, मतलब अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो लोगों का अपने सरकारों से पर से एतमाद हट गया है, और वो अपने हाथों में, दे आर टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैंड, तो अपने हाथों में जो है वो डिसीजन को ले रहे हैं, और वो हम लोग को पूरे यूरोप में वो देखने को मिल रहा है। तो रद्द अमल अब जो भी हो, ये जो साउथ अफ्रीका मूवमेंट आ गया है, इसका रिवर्सल नहीं होने वाला, ये बैकअप नहीं जा सकता, और अब इन्हीं दायरों में इजराइल को अपनी डिप्लोमेटिक लड़ाई जो है वो लड़नी। शाही साहब, आपने बहुत सही इशारा किया। खुद अमेरिका के अंदर जो सपोर्ट इजराइल का एक चला आ रहा था लंबे अरसे से, उसमें गिरावट हुई है, और तेज़ी से गिरावट होती जा रही है। इवन ट्रंप का एक बयान आपने देखा ही होगा कि उन्होंने कहा कि इजराइल सबको गंवाता जा रहा है, जो उसके सपोर्टर्स अमेरिका के अंदर थे उनको भी गंवाता जा रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जहाँ से इजराइल को बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है। यहाँ पर एक बात हमें कुछ फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट जिनके रिएक्शन में देख रहा था, उनका कहना था कि भाई इस वक्त ये जो बात उठी है, तो एक तरह से ये है कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से जो रेजिस्टेंस जारी है इजराइल के ख़िलाफ़, उसमें कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए। यानी एक तरह से उन्होंने डर दिखाया कि हमें डर है कि कहीं इस चक्कर में कोई वो अपना रास्ता ना छोड़ दे। और डर इसलिए है कि इससे पहले ये हो चुका है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन और इस तरह की बातें करके मुआहदे हो गए, लेकिन फ़ायदा आखिर में हुआ इजराइल को ही, फ़िलिस्तीनियों के हाथ कुछ नहीं लगा। आप किस हद तक जेन्युइन मानते इस फिक्र को, इस अंदेशे को, चिंता को? ये फिक्र बिल्कुल सही है, लेकिन 88 से 92 का जो माहौल था, वो माहौल अब जब मैं जैसे अब आपको एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें अब ये सब लोग रिकॉग्नाइज कर, आपने उसके लेटर्स को पढ़ा, सबने उसमें जो है हमास की मजम्मत की है और ये कहा है कि हमास उसका हिस्सा नहीं रहेगा। हमास ने कभी नहीं कहा कि हम गवर्नेंस का हिस्सा रहेंगे। गवर्नेंस तो उनके ऊपर थोपा गया, वो तो रेसिस्टेंस पार्टी है, वो गवर्नेंस के लिए तो बनी नहीं। एक दूसरी ये कि जो मैंने अभी एक जुमला यूज किया, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? ये जो सेक्युलर कॉलोनियल रेजीम्स है, वो बेसिकली इजराइल को बचाने का उनका आखिरी ये फैसला है
कि इससे इजराइल कैसे बचेगा, अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन बचेगा। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं बचा, देखिए दो ही चीज हो सकती है ना, अगर 1 स्टेट सॉल्यूशन होगा तो दो चीज हो सकती है, या तो ये जूइश स्टेट रहेगा या ये डेमोक्रेटिक स्टेट। दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर आप फिलिस्तीनियों की जो पॉपुलेशन गजा और वेस्ट बैंक और इस जेरूसलम में है, उसको अगर आप 1948 लाइन के फिलिस्तीनियों के पॉपुलेशन से जोड़ दें तो इजरायली यानी यहूदियों की पॉपुलेशन 6 मिलियन बनती है और फिलिस्तीनियों की पॉपुलेशन 7.5 मिलियन बनती है। यानी कि कोई भी इलेक्शन होगा तो उसमें फिलिस्तीनियों की गवर्नमेंट बनेगी। तो या तो दो आपके पास, इजराइल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहूदी मुल्क रहे, अगर सिंगल स्टेट रहता है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, और अगर वो डेमोक्रेटिक मुल्क रहेगा तो फिर वो यहूदी मुल्क नहीं रहेगा। तो वो अपने जाल में खुद फंसा हुआ है। तो अब उसको डिसाइड करना है कि क्या करना है। 2 स्टेट सॉल्यूशन अभी इजराइल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो आप उससे समझ सकते हैं कि सीरीज ऑफ बैड ऑप्शंस आपके पास पर, जब अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बचा हुआ है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो इजराइल के हक में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनको ये डर होगा कि कहीं रेसिस्टेंस के रास्ते से ना हट जाए और फिर से ये डिप्लोमेटिक जाल में ना फंस जाए। लेकिन मैं वही बात बता रहा हूं कि 2025 1992 नहीं है। दुनिया में एक अर्जेंसी जो है वो देखी जा रही है कि इसको सॉल्व करना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, शायद ये हमारे दर्शकों को ना पता हो, अमेरिका के बराबर ही दुनिया में जो कुछ देश जो सबसे ज्यादा प्रो इजराइल है उसमें सिंगापुर है। सिंगापुर की पुलिस, सिंगापुर की आर्मी, सिंगापुर का एक एक चीज जो है वो इजरायली आर्मी ने खड़ा किया है जीरो से। यानी वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो उन्होंने जड़ से खड़ा किया है। कल सिंगापुर ने बिना किसी को पूछे हुए, सिंगापुर के साथ तो ठीक से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, बिना पूछे हुए सिंगापुर ने कल मजम्मत की है और वो एक लंबा सा, उसको किसी ने बोला भी नहीं। और जब तुमसे जब डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है तो तब आपको बात भी तो नहीं है ना कि तुम जो है कुछ स्टेटमेंट दोगे। इनप्रॉम्प्टू उसने ये स्टेटमेंट दिया है। क्यों आपको लग रहा है ऐसा क्या होगा? क्योंकि सबको पता है कि ये सिचुएशन जो है वो अनटेनेबल, सिचुएशन जो है वो अनटेनेबल है, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसलिए वो डर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उस आदमी को हमेशा डरना चाहिए जिनके साथ जो है मुसलसल जो है वो धोखा डिप्लोमेटिक अरीना में होता रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये इरिवर्सिबल है। मैंने 2 साल पहले जब ये हुआ था अक्टूबर में, तो मैंने एक जुमला लिखा था फेसबुक पे, एक लाइन मैंने लिखा था कि वो दिन दूर नहीं है जब इजरायली 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बेग करेंगे, भीख मांगेंगे 2 स्टेट के लिए। क्योंकि इसी सूरत हाल में एक जूइश डेमोक्रेटिक स्टेट अलग से हो सकता है, वरना बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो बैड ऑप्शन। शाही साहब, ये मुल्क इस वक्त फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट बैंक की हालत देखते हैं तो वेस्ट बैंक में इस तरह से कॉलोनियाँ बन गई हैं और इतनी बड़ी तादाद बस गई है सेटलर्स की कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के लिए भी, खुद इजरायली गवर्नमेंट के लिए भी, कि वो उसको कैसे सेटल करें, किस तरह से उसको वहाँ से डिसमेंटल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि एक और बड़ी बात और भी है, इन्होंने प्रोपेगेंडा तो सब वो पुराना किया कि वो साहब उनके जो अकीदे की बात है, मजहबी अकीदा, उसको बीच में ले आया और वो समायरा और यहूदा और ये दोनों हुकूमतें जहाँ थी वो सारा वेस्ट बैंक का एरिया है पूरा का। तो उसको बनेगी कहाँ अगर ये फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिलिस्तीनी स्टेट, अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन, हालांकि उसमें भी फिलिस्तीन के साथ धोखा है, तो वो फिलिस्तीनी स्टेट बनेगी किस जगह पे? खाली गजा में नहीं। देखिए बनेगी तो एक चीज को मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं वो तब तक ही फैक्ट्स ऑन ग्राउंड होते हैं जब तक सामने वाली पार्टी जो इंसिस्ट नहीं करता। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इस तरह के तमाम घर इन्होंने सिनाई में बना लिए थे, लेकिन जब उनको सिनाई से निकलना पड़ा इजिप्ट के साथ समझौते के बाद, तो एक एक आदमी को निकलना पड़ा, फिर उसके बाद वहां पर एक भी घर जो है वो इनके पास नहीं रहा। तो ये सब बहानेबाजी है। अगर जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि ये उसका प्रारूप है, यहाँ पे वो बनना है, तो मार के निकाले जाए सेटलर, चाहे गृह युद्ध हो जाए इजराइल के अंदर में, वो उनको करना पड़ेगा। और उसके वो अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया उसको करेगी। जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सिबल नहीं है।
फैक्ट्स ऑन ग्राउंड डिप्लोमेसी को रोकने का एक तरीका है, एक बहाना है। इसी इजराइल ने अगर वो काम सिनाई में पहले दिखाया है तो यहाँ भी वो मुमकिन है, यहाँ भी वो किया जा सकता है। अब ये है कि जो पार्टी इसको प्रेशराइज करेगी उसको कितना विल पावर है इस चीज को प्रेशराइज करने का, क्योंकि फिलिस्तीनी इतनी कुर्बानियों के बाद वॉटेवर उनको जो हिस्सा मिला हुआ है उससे कम लेने को राजी नहीं है। शाही साहब, यहाँ पर एक सवाल और ये उठता है, जैसे इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉलोनियल पावर्स के आउटपोस्ट है, ये एकदम फैक्ट है। अब अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इजराइल को मजबूर होके और कमज़ोर होके एक फ़ैसला मानना पड़ रहा है, उस वक्त ये कॉलोनियल पावर्स इसका इस्तेमाल कैसे करेंगी, आगे मुस्तकबिल क्या होगा इस रीजन का? देखिए, विड्रॉल इस रीजन से अब होने लगेगा। दुनिया की ग्रेविटी बिकॉज ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी हर कुछ कराती है, बिकॉज ऑफ एनर्जी सोर्सेस पिछले 70 सालों से ये खित्ता जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहा है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाइना और इंडो चाइना रीजन जो है वो बनने जा रहा है। नेतन्याहू की पता नहीं कौन सी तस्वीर जो है वो जेफरी एप्स्टीन ने खींच ली है कि जिससे वो ब्लैकमेल हो रहा है, वरना नेतन्याहू कह रहा हूँ, ट्रम्प पता नहीं उसकी कौन सी तस्वीर जो है वो नेतन्याहू के पास है जिससे कि वो ब्लैकमेल हुआ जा रहा है, वरना उनका डिक्लेयर्ड गोल तो यही है कि इस रीजन से विड्रॉ किया जाए। यानी अमेरिका यहाँ से जो है वो तंबू जो है वो खारे और वो चाइना और इंडो चाइना रीजन में जाके तंबू को खारे। तो डिक्लेयर्ड इंटेंशन अगर वेस्ट का ये है कि इस रीजन से हमें विड्रॉ करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंडो चाइना या जिसको आजकल इंडो पैसिफिक कहते हैं उसमें अगर शिफ्ट हो गई, अगर ये अगर इस ख्यालात में जो है वेस्टर्न पावर रह रही है, तो अल्टीमेटली उसको ये अश्योर करना पड़ेगा कि ये रीजन स्टेबलाइज रहे, और ये रीजन तभी स्टेबलाइज होगा जब फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलेगा। यहाँ से विड्रॉल जो है वो इज अ मैटर ऑफ व्हेन नाउ, नॉट 5 साल लगे 10 साल लगे, लेकिन विड्रॉल की प्रोसेस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी मार्केट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तेल और गैस से धीरे धीरे ईवी और दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो रही है। तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा कि ये शिफ्टिंग जो है वो कैसे चले। शाही साहब, आपको अरब कंट्रीज की सतह पर कुछ सरगर्मियां नज़र आती हैं, या ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ यानी आसार कहीं से नज़र आते हैं कि कोई हलचल जिस तरह की हम वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं कि ये भी कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ खासतौर पर कतर पर जो अटैक हो गया उसके बाद? देखिए, मिलिटरली मुझे बहुत नहीं लगता, जब मैंने पिछली बार भी आपसे ये कहा था कि मिलिटरली ये बहुत कमज़ोर हैं। ये अब देखिए इनके नफ्सियाती कमज़ोरी के साथ साथ जो है वो एक जिसको कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको नज़र ये पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, उसमें आपको ये नज़र आएगा। तो मिलिटरली तो हम नहीं देखते हैं, वो अपनी दिफा करने के लिए जो अलायंस करने, अपनी दिफा करने के लिए होकर वो सारे अलायंसेस डिफेंसिव नेचर के होंगे, ऑफेंसिव नेचर के नहीं होंगे। तो और जो बाइकॉट और इस तरह की चीज है वो मेजॉरिटी ऑफ अरब स्टेट तो करते ही हैं, ये तो 2-4 जो अब्राहम अकॉर्ड्स वाले हैं बस वही नहीं करते हैं। उनके तरफ से मुझे अभी भी कोई रद्द अमल की बहुत ज्यादा गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती है, क्योंकि देखें कि अगर यूएई देखें, यूएई क्या कह रहा है कि अगर कब्जा करेंगे आप वेस्ट बैंक पे तो हम डिप्लोमेटिक उसको लोअर कर दें। मतलब अभी इस मामले पर भी एम्बेसडर को हटाने को वो आदमी वो राजी नहीं है। तो नफ्सियाती कमजोरी जो है वो बदल गई है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, और वो गाइड कर रहा है उनके रद्द अमल को। तो मुझे उधर से कोई उम्मीद उस तरह की कोई नजर नहीं आती। ये डिप्लोमेटिक एरिना में ही होगा, और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि बहुत सालों तक ये जो थर्ड वर्ल्ड और अरब और मुसलमानों का एक इशू था वो उसको दुनिया अब अपना इशू मान गई। दुनिया जिस चीज को अपना इशू मान लेती है तो फिर उस पे जो कह सकते हैं कि एक जस्टिस का फिर सर्व होना जो है वो रिलेटिवली इजी होता है। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपने इस अहम इशू पर, इसके अलग अलग पहलुओं पर बहुत अच्छे अंदाज से रोशनी डाली। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।